लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि पिछले कुछ अरसे से कोर्ट और जो जजेस के फैसले हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है और इसके पीछे शायद एग्जीक्यूटिव रीच जो है वो बढ़ गई है कि जज दबाव में हैं, जजेस को अपनी सफाई देनी पड़ रही है कि हम पर कोई दबाव नहीं है? ये अब दोनों चीज़ें हैं। देखिए, हर जगह हर जगह दबाव के, हर डेमोक्रेसी में दबाव के अलग-अलग होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में लोग ये मानते हैं कि जब किसी प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को बनाया है और वो ये देखकर बनाते हैं कि ये राइट विंग हैं, लिबरल हैं, लेफ्ट विंग हैं, क्या हैं, ये देखकर वहाँ का प्रेसिडेंट उनको बनाता है। तो इसलिए ये हमारी बात को ही ओके करेंगे। लेकिन आपने ट्रेड के मामले में देखा, जो टैरिफ्स का मामला था, उसमें वही सुप्रीम कोर्ट जजेस जिनको ट्रंप ने बनाया था, उन्हीं सुप्रीम कोर्ट जज ने उसको नकार दिया। तो अब प्रेशर वहाँ भी होता है, वहाँ चॉइस का प्रेशर होता है, आदमी आदमी की आइडियोलॉजी का प्रेशर होता है, पॉलिटिक्स का प्रेशर होता है, वो प्रेशर और जगह भी होता है। हमारे यहाँ हमने ये माना है कि इस प्रेशर को हम जजेस से दूर रखें और कोशिश ये हो कि हम जजेस को इस प्रेशर में ना आने दें। और ये दायित्व होता है उन लोगों का जो सरकार में है, और ये दायित्व होता है उन लोगों का जो जुडिशरी में है, कि हम अपने आप को प्रेशर से बचा के रखें। हमेशा बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं, ये बात जो है वो शायद बड़ी बड़ी स्पष्ट है कि हमेशा नहीं बचा पाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी संख्या में जजेस अपने आप को प्रेशर से बचा लेते हैं, और इसलिए बचा लेते हैं कि जो हमारे देश की सोच है, हमारे सिस्टम, हमारी जो सोसाइटी की सोच है, उस सोच से प्रभावित वो भी होते हैं। चाहे वो सोच उनको एक तरफ ले जाए या दूसरी तरफ ले जाए, उस सोच से वो प्रभावित होते हैं। तो जो हमारे मुल्क की, हमारे देश की जो सेकुलर सोच है, और सेकुलर और सोशल सोशल वेलफेयर की जो सोच हमारे देश की है, उसी से प्रभावित जजेस भी होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ज़रूर होते होंगे। अब ऐसा भी संभव है कि कोई अपनी धार्मिक आस्था की वजह से प्रभावित हो जाए, लेकिन हमको ट्रेनिंग और मिलती है और सिखाया जाता है कि धार्मिक आस्था को हम घर छोड़कर आएँ, और जब कोर्ट में पहुँचे तो हम धार्मिक आस्था का सहारा ना लें, सिर्फ धार्मिक आस्था का सम्मान करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा संविधान कहता है। तो इसमें इस पे ट्रेनिंग से, चॉइस से, और अपनी समझ से बहुत सारे जजेस, मैं मानता हूँ कि इस प्रेशर को अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे जजेस हैं जो ये कहते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी काम नहीं लेंगे। कुछ जजेस ले लेते हैं। और एक आपको किस्सा मैं बताऊं, एक सुप्रीम कोर्ट जज ने कभी हंस के ये किस्सा सुनाया था कि दो हाई कोर्ट जजेस थे, बम्बई हाई कोर्ट के जजेस थे। वो एक केस तय कर रहे थे, जो केस जो था एक आलू किसान के संबंध में वो केस था। तो एक दिन एक जज ने दूसरे जज से ये पूछा कि कल रात को मेरे घर पे आलू की एक बोरी आई थी, और मैंने तो भाई वापस कर दी, क्योंकि जब हमको उसका फैसला करना है तो मैं उनसे आलू कैसे ले सकता हूँ, मैंने तो वापस कर दी। तो दूसरे जज ने हंस के कहा, बड़ी अजीब बात है, मैंने तो ले ली। तो उन्होंने कहा, आपने कैसे ले ली? कहने कि मैंने इसलिए ले ली कि क्या वो समझता है मुझे आलू में खरीद सकता है? मैंने इसलिए ले ली कि आलू खाओ, मज़े करो, वो हमको खरीद थोड़ी सकता है आलू में, आपको भी ले लेनी चाहिए थी। अब ये किस्सा हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मजाक में ही कहा होगा, लेकिन ये एक सच्चाई दर्शाता है कि हमारे जजेस इतने कमज़ोर नहीं हैं कि किसी के प्रभाव में और किसी के दबाव में आसानी से आ जाएं, बड़े मजबूत होते हैं। और आज सवाल ये है कि ये मजबूत जजेस कैसे बनेंगे? जजेस खुद मजबूत जजेस बनाते रहेंगे, यही अच्छा है, या हम एक कमीशन बनाएं जो जजेस को बनाए, और उस कमीशन में लॉ मिनिस्टर भी हों और प्राइम मिनिस्टर का भी कोई जनप्रतिनिधि हो? क्या वो बेहतर सिस्टम है? लेकिन इस पर बार बार चर्चा होती है। अभी तक हम यही मानते हैं कि जजेस ही जजेस बनाते रहें, उससे बेहतर अभी हमें कोई सिस्टम नहीं मालूम है। जैसे डेमोक्रेसी जो है अल्टीमेट सिस्टम नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी हमारे लिए बेस्ट सिस्टम है, इसलिए हम डेमोक्रेसी को अपनाते हैं।
सर, तो इसका मतलब अभी जो आपने लाइन कही जजेस के अपॉइंटमेंट वाली, तो क्या एनजेएससी को रिवाइव करने का समय आ गया है, जिसकी रह-रह के चर्चा जो है वो होती रहती है और जो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो आवाज़ उठती रही है और सरकार की भी लगता है कि बहुत पक्ष में नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम से वो सारी चीज़ें देखिए, होती मैं रही। ये मानता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम में बहुत बहुत विस्तार हुआ है, कॉलेजियम सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है कॉलेजियम सिस्टम को जितना जितना ट्रांसपेरेंट कर सकें, जितना फेयर कर सकें, बहुत कोशिश हुई है और शायद इसमें और कोशिश भी हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम से हटकर हम कुछ करेंगे तो वो कॉलेजियम सिस्टम से बेहतर होगा। तो अभी आपसे मैंने कहा परफेक्ट नहीं हो सकता है कॉलेजियम सिस्टम, लेकिन उससे बेहतर कोई सिस्टम हमको आसानी से मिलेगा, ये नहीं मैं मानने के लिए तैयार हूँ आसानी से। लेकिन अभी चर्चा में है ये बात, चर्चा और आगे बढ़े और इस पे और गंभीर चर्चा हो तो शायद कोई ना कोई निष्कर्ष तो निकले। सुप्रीम कोर्ट ने जब एनजेएससी को रद्द किया था, तो आपको लगता है कि वो एक जल्दबाज़ी का फैसला था, जिस पर और विचार नहीं, मंथन की ज़रूरत? फैसला नहीं था, बहुत सोच समझ के फैसला किया था। देखिए 2 दफ़ा ये जो जजेस के संबंध में केसेस आए हैं, एनजीएसी का दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा आया था। तो देखिए हमारे यहाँ एक विचित्रता है हमारे कोर्ट्स की कि हमारे चीफ जस्टिस आधे साल, 1 साल, 1.5 साल से ज़्यादा रहते नहीं हैं। अब चीफ जस्टिस टीम का कैप्टन होता है और उसे दिशा देने के लिए समय लगता है। दुनिया की जो कोर्ट्स हैं, अमेरिका का कोर्ट है, 9 जजेस का कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरे 9 के 9 जजेस बैठते हैं। इंग्लैंड में जो यूके में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी 9 जजेस का कोर्ट है, पूरे 9 के 9 जजेस बैठते हैं। हमारा कोर्ट जो है, वो 30-32 जजेस का है और जो बड़े से बड़ा बेंच साधारणतः बैठता है, वो 5 जजेस का बैठता है, या अभी सबरीमाला का बेंच बैठेगा, वो 9 जजेस का बैठेगा। तो जब 9 जजेस का बेंच बैठता है और हर साल कम से कम 5, 6, 7 जजेस रिटायर करते हैं, नए जजेस आते हैं, तो एक स्थिरता कहाँ रहेगी सोच में, और स्थिरता कहाँ रहेगी? प्रेसिडेंट होता है कि पहले क्या फैसला किया है, उस फैसले से हम उस फैसले से जुड़े हैं, उस फैसले का सम्मान करना है, ये सब रहता है। लेकिन जब ज़्यादा जजेस बैठते हैं, तो वो पिछले फैसले को पलट भी सकते हैं और उससे हट भी सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि जो भी एनजीएसी के केस में हुआ था, वो परफेक्ट हुआ था। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल जो है वो इतना गंभीर नहीं है। मैं ये मान लूँ, तो कैसे मान लूँ कि वो जो जजेस ने फैसला किया था, उसके बाद जो जजेस आए उनके मन में क्या होगा, उसके बाद जो जजेस आए उनके मन में क्या होगा। हम तो हर साल 5-6 जजेस बदल देते हैं, तो इसको एक स्थिर रूप से हम लोग कैसे देख सकें, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने ही चुनाव आयोग और सीईसी कंडक्ट को लेकर बड़े सवाल उठा रखे हैं और अभी भी वो उनकी मुहिम चल रही है। और जब सरकार ने 2023 में सीईसी बिल में अमेंडमेंट किया था, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और सरकार का उस कमेटी में मेजॉरिटी होगी। तो आप मानते हैं कि वो फैसला सही था देखिए, इस तरह के मामले में? फैसला सही कैसे हो सकता है? हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं, तो हम उनको वहाँ से क्यों हटा रहे हैं जहाँ पर एक दूरगामी निर्णय वो ले सकते हों? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर चीज़ में सरकार का विरोध तो नहीं करेंगे। कितने जगह चीफ जस्टिस सरकार का समर्थन करते हैं, तो इसमें भी वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये नहीं हम जानते हैं। लेकिन वो सरकार से हटकर नहीं कोई चीज़ हमेशा करेंगे। कभी सरकार का साथ देंगे, कभी अगर वो समझते हैं कि इन प्रिंसिपल उनको सरकार से अलग फैसला करना चाहिए, तो वो करेंगे। लेकिन आज तक हमको ये नहीं बताया गया कि उनको उस संदर्भ में वहाँ से क्यों हटाया गया, आज तक हमें नहीं बताया गया। आप अगर एक चीफ जस्टिस पे भरोसा नहीं करते हैं, तो अगले चीफ जस्टिस पे तो भरोसा होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस में आप भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात को पहले स्पष्ट करें। और जिस पे भरोसा है आपको, उसे आप वहाँ से हटा रहे हैं, तो क्यों हटा रहे हैं? तो ये सवाल राहुल गांधी जी उठाते हैं और कहते ये हैं कि आपकी कार्यशैली से लगता है कि आप इस संस्था को कैप्चर करना चाहते हैं
और इसके बाद संस्था का जो काम है वो हम देखते हैं तो हमें लगता है कि संस्था कैप्चर हो रही है, इसलिए हम सवाल उठाते हैं। तो संस्था को भी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई कहता है कि इसको आज 1 हफ्ते में ना करके आप इसको 1 महीने में कर लीजिए, लोगों को समय मिल जाए, तो वो ये क्यों कहते हैं कि नहीं हम 1 ही हफ्ते में करेंगे? पारदर्शिता का भी तो प्रयास करना चाहिए। पारदर्शिता से बहुत सारे प्रश्न जो हैं उनका जवाब स्वयं मिल जाता है।